नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज हम कक्षा 7 के संस्कृत विषय के पाठ 7 सप्तमः पाठ, जिसका नाम है त्रिवर्णः ध्वजः। त्रिवर्णः मतलब तिरंगा, ध्वजः मतलब झंडा, तिरंगा झंडा। तो इस पाठ को पढ़ेंगे। ये है पाठ जो है वह संवादात्मक रूप में। संवादात्मक मतलब कुछ छात्र हैं जो विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर संवाद कर रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, तो उस रूप में है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। केचन बालकाः काश्चन बालिकाश्च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छन्तः परस्परं संलपन्ति। कुछ बालक कुछ बालिकाएं स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में उत्साहपूर्वक जाते हैं और परस्पर बातें करते हैं। ठीक है, जिनमें से पहला संवाद है देवेशः। देवेशः अद्य स्वतंत्रता दिवसः। आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यः ध्वजारोहणं करिष्यति। हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहण मतलब कहलाता है झंडा फहराना। करिष्यति करेंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति। छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। और अंत में मोदक मिलेंगे। मोदक मतलब लड्डू मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद डेविड कहता है शुचे जानासि त्वं। शुचि तुम जानती हो। अस्माकं ध्वजः कीदृशः। अस्माकं मतलब होता है हमारा। ध्वजः कीदृशः झंडा कैसा है। तो शुचि कहती है शुचिः अस्माकं देशस्य ध्वजः त्रिवर्णः इति। हमारे देश का झंडा त्रिवर्णः 3 रंगों का है। फिर सलीम कहता है रुचे अयं त्रिवर्णः कथम। रुचि यह 3 वर्ण कौन से हैं, कथम मतलब कैसे हैं। तो रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति अतः त्रिवर्णः। किं त्वम् एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। तो रुचि कहती है इस ध्वज में, इस झंडे में 3 वर्ण हैं, अतः इसलिए इसे त्रिवर्णः मतलब तिरंगा कहते हैं। किम क्या तुम इन तीनों वर्णों का नाम जानते हो। तो सलीम कहता है सलीमः अरे केसरवर्णः श्वेतवर्णः केसरवर्णः श्वेतः हरितः च एते 3 वर्णाः। तो सलीम कहता है अरे केसरवर्ण केसरिया, श्वेत सफ़ेद रंग और हरा रंग, यह 3 वर्ण हैं। तो देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे एते 3 वर्णाः किं सूचयन्ति। देवेश कहता है कि हमारे झंडे के यह 3 वर्ण हमें क्या सूचित करते हैं। तो सलीम कहता है सलीमः शृणु केसरवर्णः शौर्यस्य, श्वेतवर्णः सत्यस्य, हरितश्च समृद्धेः सूचकाः सन्ति। सलीम कहता है सुनो, केसरवर्ण शक्ति का प्रतीक है, श्वेतवर्णः सत्य का प्रतीक है, हरितवर्ण जो हरा वर्ण है, हरा रंग है, वह समृद्धि का सूचक है। ठीक है, इसके बाद शुचि कहती है शुचि किम एतेषां वर्णानाम् अन्यत् अपि महत्वम्। क्या इन वर्णों का अन्य कोई और महत्व भी है। तो आगे है डेविड कहता है आम हाँ कथम न क्यों नहीं। ध्वजस्य उपरि स्थितः केसरवर्णः त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। हाँ क्यों नहीं, ध्वज का जो सबसे ऊपर स्थित केसरवर्ण है वह त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। और मध्य में स्थित श्वेतवर्ण शुचितायाः सात्विकतायाः मतलब सात्विकता का और शुचितायाः पवित्रता का द्योतकः सूचक है। अधः स्थितः हरितवर्णः वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतकः। और नीचे का जो हरित वर्ण है, हरा वर्ण है, वह इस धरती की हरियाली और उर्वरता मतलब होता है उपजाऊ, ठीक है ना, उसका सूचक है। तो तेजिंदर कहता है शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। तेजिंदर कहता है शुचि ध्वज के मध्य में, बीच में एक नील वर्ण का चक्र है। तो शुचि कहती है आम हाँ इदम अशोक चक्रम कथ्यते। इसे अशोक चक्र कहते हैं। एतत् प्रगतेः न्यायस्य च प्रवर्तकम। यह प्रगति और न्याय का प्रतीक है। सारनाथे अशोक स्तंभः अस्ति। सारनाथ एक जगह का नाम है, वहाँ पर अशोक स्तंभः अस्ति, अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, वहीं से यह लिया गया है। प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति। इस चक्र में 24 अराह तीलियाँ हैं। फिर इसके बाद मैरी कहती है
भारतस्य संविधानसभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी में इसे पूरी तरह समग्रतया पूरी तरह से अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। इस ध्वज को स्वीकार किया गया था। फिर इसके बाद तेनेंदर कहता है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतयाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। हमारा तिरंगा झंडा स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। अतएव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। इसलिए स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर इस झंडे का उत्तोलनम मतलब फहराया जाता है। समारोह पूर्वकम मतलब उत्सव मनाते हुए झंडे को फहराया जाता है। जयतु त्रिवर्णः ध्वजः, तिरंगे झंडे की जय हो। जयतु भारतम, भारत की जय हो। यहीं पर यह पाठ समाप्त हो जाता है। अब हम आगे इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास, तो पहला प्रश्न करते हैं इसमें। तो पहला प्रश्न है शुद्ध कथनस्य समक्षम आम अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत। मतलब जो सही है उस वाक्य के आगे आम और जो गलत वाक्य है उसके आगे न लिखना है। ठीक है, तो पहला वाक्य है अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। तो हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें 3 रंग हैं, तो इसमें आ जाएगा सही वाक्य है तो इसके आगे आ जाएगा आम कि अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति, तो आम। दूसरा वाला वाक्य है ध्वजे हरितवर्णाः शान्तेः प्रतीकः अस्ति। क्या हरा रंग मतलब शांति का प्रतीक है? तो हरा रंग शांति का प्रतीक नहीं है, तो इसके आगे आ जाएगा न। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा है ध्वजे केसर वर्णः शक्त्याः सूचकः अस्ति। केसर वर्ण झंडे में केसर वर्ण शक्ति का सूचक है, तो इसके आगे आ जाएगा आम। ठीक है, फिर अगला है चक्रे 63 अराः सन्ति। अशोक चक्र में 30 तीलियाँ हैं, तो ये गलत होगा। ठीक है, इसके आगे आ जाएगा न। फिर अंतिम है इसका चक्रम प्रगतेः द्योतकम। जो अशोक चक्र है वह प्रगति का द्योतक है, सूचक है, तो बिल्कुल इसके आगे आ जाएगा आम। ठीक है, अब इसके बाद में दूसरा वाला प्रश्न करते हैं। दूसरा वाला प्रश्न में दिया गया है अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनं च लिखत। जो नीचे जो पद दिए गए हैं, जो शब्द दिए गए हैं, आपको उनकी विभक्ति और वचन बताना है। जैसे त्रयाणाम दिया गया है, त्रयाणाम में षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है। उसी प्रकार समृद्धि का बताना है, तो समृद्धि में षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। ठीक है, वर्णानाम में भी षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। उत्साहस्य में षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। नागरिकैः में तृतीया विभक्ति है और बहुवचन है। ठीक है, सात्विकतायाः षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है। प्राणानाम में षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है। सभायाम में सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे तीसरा वाला प्रश्न। इस तीसरे वाले प्रश्न के जो अंतर्गत दिए गए प्रश्न हैं उनमें हमें एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रयः। ठीक है, दूसरा वाला प्रश्न है त्रिवर्णे ध्वजे शक्त्याः सूचकः कः वर्णः। तीनों तिरंगे झंडे में शक्ति का सूचक कौन सा वर्ण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा केसर वर्ण। ठीक, इसके बाद तीसरा वाला प्रश्न है अशोक चक्रम कस्य द्योतकम् अस्ति। अशोक चक्र किसका द्योतक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रगतेः। चौथा वाला प्रश्न है त्रिवर्णः ध्वजः कस्य प्रतीकः अस्ति। तो तिरंगा झंडा किसका प्रतीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय गौरवस्य। इसके बाद में एक वाक्य न उत्तर, एक वाक्य में उत्तर देने वाला प्रश्न है चौथे प्रश्न के अंतर्गत, जिसमें पहला वाला प्रश्न है अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः कस्य सूचकः अस्ति। हमारे झंडे में श्वेत वर्ण किसका सूचक है, तो इसका उत्तर होगा अस्माकं ध्वजे श्वेतवर्णः, अस्माकं ध्वजस्य श्वेतवर्णः शान्तेः प्रतीकः शान्तेः सूचकः अस्ति। ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरा वाला प्रश्न देखते हैं अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कुत्र मतलब कहाँ पर है, तो अशोक स्तंभ सारनाथ में है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक स्तंभः सारनाथे अस्ति। ठीक है, इसके बाद अगला वाला प्रश्न है त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम कदा भवति। तिरंगा झंडा कब फहराया जाता है। त्रिवर्ण ध्वजस्य उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्रता दिवसे च भवति। ठीक है, मतलब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर फहराया जाता है। इसके बाद अंतिम वाला जो प्रश्न है अशोक चक्रे कति अराः सन्ति। अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अशोक चक्रे
चतुर्विंशति अराः सन्ति। अशोक चक्र में 24 तीलियाँ होती हैं। इसके बाद पांचवा वाला जो प्रश्न है इसमें लिखा है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो जो नीचे दिए गए वाक्य हैं उनमें रेखांकित पद को हटाकर वाक्यों को प्रश्न बनाना है। ठीक है, तो जैसे कि पहला वाला वाक्य है अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः विश्वविजयी भवेत्। इसका मतलब है हमारा तिरंगा झंडा विश्वविजयी हो। ठीक है, तो त्रिवर्णः ध्वजः ये शब्द रेखांकित किया गया है तो इसको हटा देंगे और इसकी जगह पे लिख देंगे हम कः, तो ये वाक्य हो जाएगा प्रश्न। ठीक है, तो अस्माकं कः विश्वविजयी भवेत्। ठीक है, वैसे ही दूसरा वाला वाक्य है स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्याम। तो प्रमादम की जगह पे लिख देंगे हम किम। ठीक है, अपने स्वधर्मात् किम वयम न कुर्याम। तीसरी वाली लाइन है एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम। ठीक है, तो सद्बुद्धेः इसकी जगह पे आ जाएगा कस्याः सत्फलम। ठीक है, तो वाक्य हो जाएगा एतत् सर्वम अस्माकं नेतॄणां कस्याः सत्फलम। ठीक है, अंतिम वाला वाक्य है शत्रूणां समक्षम विजयः सुनिश्चितः भवेत्। ठीक है, शत्रुओं के समक्ष विजय सुनिश्चित हो। ठीक है, तो शत्रुणाम को हटाकर कर देंगे, इसकी जगह पे लिख देंगे केशाम। तो केशाम समक्षम विजयम सुनिश्चितः भवेत्। तो ये भी जो वाक्य है वह प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा पांचवा वाला प्रश्न भी हो जाएगा। इसके बाद छठवां वाला प्रश्न है। इस प्रश्न में हमें उदाहरणानुसारम समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयेत्। उदाहरण को देख करके हमें इनके जो खाली स्थान हैं उनको भरना है। जैसे इसमें दिया गया है, पहला उदाहरण दिया गया है पट्टिका शब्द है, इसकी षष्ठी विभक्ति है तो पट्टिकायाः, पट्टिकयोः, पट्टिकानां। उसी तरह अग्निशिखा शब्द है, इसका सप्तमी विभक्ति में बनेगा अग्निशिखायाम। ठीक है, एक वचन दिया है, इसका द्विवचन और बहुवचन क्या होगा, तो अग्निशिखायाम, अग्निशिखयोः, अग्निशिखासु, ये बन जाएगा। उसी तरह दूसरा शब्द है सभा। सभा का चतुर्थी विभक्ति क्या होगा, तो सभायै, सभाभ्याम, सभाभ्यः। ठीक है, इसके बाद में कौन सा शब्द है अहिंसा। अहिंसा का हमें द्वितीय विभक्ति करना है, द्वितीय विभक्ति में दिया है अहिंसाम। ठीक है, तो इसका द्विवचन और बहुवचन क्या होगा, तो अहिंसाम, अहिंसे, अहिंसाः, ये हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इसी प्रकार दिया गया है सफलता शब्द। सफलता का पंचमी विभक्ति क्या होगा, तो सफलतायाः, सफलताभ्याम, सफलताभ्यः। ठीक है, इसके बाद है सूचिका शब्द है, इसकी तृतीय विभक्ति क्या बनेगी, तो बनेगी सूचिकया, सूचिकाभ्याम, सूचिकाभिः। इसी तरह ये प्रश्न भी हमारा हो जाएगा। इसके बाद में हमारा दिया गया है जो सातवां वाला प्रश्न है, इसमें समुचित मेलनम कृत्वा लिखत, मतलब सही जोड़ियां बनानी है। तो ये आपको स्वयं से करके देखना है, बहुत आसान है, आपने अच्छे से पाठ को समझा है, ये आप स्वयं भी कर सकते हैं और करना है आपको। और इसी प्रश्न की समाप्ति के साथ यह पाठ हमारा समाप्त होता है। जय श्री राम।